लास्ट वीडियो में अपने इससे पहले 15 वीडियो पढ़ चुके हैं, उसमें अपने बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट किए हैं। आज अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे शुद्ध वंशक्रम वर्ण। तो लास्ट वीडियो में अपने पढ़ा था चयन कैसे किए थे, चयन की विधि क्या थी, उसके बारे में पढ़ा था। तो आपने उसे रिवाइज किया होगा। आज आप अपना अगला टॉपिक डालेंगे शुद्ध वंशक्रम वर्ण। तो सबसे पहले शुद्ध वंशक्रम वर्ण क्या है? शुद्ध वंशक्रम वर्ण में लिखेंगे एक स्वपरागित प्रजाति। स्वपरागित मतलब जिनमें स्वपरागण क्रिया होती है, उससे प्राप्त जो बीज होते हैं उसे स्वपरागित प्रजाति कहते हैं। स्वपरागण एक ही पुष्प के जो परागकण है उसी पुष्प की वृत्तिका पर गिरते हैं, तो उसे स्वपरागण कहते हैं। तो स्वपरागित प्रजाति के एक पूर्णतया समयुग्मज, समयुग्मज मतलब जो युग्मक है वो एक जैसे होने चाहिए, वो उनके आकार है, उनके गुण है, वो सारे एक जैसे होने चाहिए, उसे समयुग्मज कहा जाता है। समयुग्मज पौधे की संततियों को शुद्ध वंशक्रम कहते हैं। तो शुद्ध वंशक्रम किसे कहते हैं? एक स्वपरागित प्रजाति के पूर्णतया समयुग्मज पौधों की संततियों को शुद्ध वंशक्रम कहते हैं। ये तो शुद्ध वंशक्रम की परिभाषा होगी। अब जो शुद्ध वंशक्रम है इसे क्यों किया जाता है, इसकी अच्छी क्वालिटी क्या है, और इसके अलावा इसमें कुछ दोष भी होते हैं। तो जो शुद्ध वंशक्रम है इसके आप नोट करेंगे गुण और दोष, पहले उनके बारे में पढ़ेंगे, फिर अपने शुद्ध वंशक्रम जो विधि है उसके बारे में पढ़ेंगे कि कितने चरणों में संपन्न होती है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे शुद्ध वंशक्रम है, इसके गुण कौन कौन से हैं। एक नंबर तो जो इस विधि से जो उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं उसमें क्या किसी भी विविधतापूर्ण समिष्टि में इसके द्वारा सर्वाधिक सुधार किया जा सकता है। तो शुद्ध वंशक्रम वर्ण द्वारा जो ज्यादातर विविधतापूर्ण वाली किस्में हैं उनमें सुधार किया जा सकता है। किसके द्वारा? शुद्ध वंशक्रम वर्ण द्वारा। फिर आगे सेकंड नंबर इसका गुण है जो विकसित किस्में हैं उनमें शुद्ध वंशक्रम के कारण, यानी विकसित किस्में जो वर्तमान में चल रही हैं उनमें के शुद्ध वंशक्रम है इस विधि के कारण इनमें आनुवंशिक विविधता का पूर्ण अभाव होता है, क्योंकि जो विविधता थी उसमें सुधार कर दिया किसने? शुद्ध वंशक्रम में। तो जो प्राप्त होने वाली नई किस्म है उसमें विविधता का क्या होता है? पूर्ण अभाव होता है, कमी होती है, विविधता नहीं होगी, सारे पादप हैं जो बीज है उनके एक समान होंगे। फिर शुद्ध वंशक्रम का अगला गुण है जो विकसित किस्म है उनके बीज प्रमाणीकरण के लिए पहचानना बहुत मुश्किल है। जो विकसित किस्मों के बीज हैं उन विकसित किस्मों के बीजों को प्रमाणीकरण के लिए पहचानना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके गुण है, एक तो इसमें विविधतापूर्ण है, उसमें सुधार हो जाता है, तो सुधार करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। जो इससे किस्में प्राप्त होती हैं उनमें विविधता बिल्कुल नहीं होती, और इनका बीज प्रमाणीकरण किया जाता है तो इन्हें पहचानना मुश्किल होता है। ये इसका एक गुण है, आसानी से नहीं पहचाना जा सकता। फिर इसके बाद में जो शुद्ध वंशक्रम है इसके दोष कौन कौन से हैं? इसके दोष में एक नंबर नोट करेंगे, इस विधि की सफलता के लिए मूल किस्म में आनुवंशिक विविधता का उपस्थित होना अनिवार्य है। जब इस विधि को सफल बनाना है तो अपने वो किस्म लेंगे जिसमें ज्यादा विविधता है। तो विविधता को अपने खत्म करना है तो विविधता वाली फसल ही लेंगे। अगर पहले ही अपने फसल एक जैसी ले ले तो उसमें क्या अपने कुछ सुधार क्या कर सकते, क्योंकि वो पहले ही एक जैसी किस्म है। तो अपने विविधता को सुधार करना है तो इसकी सफलता के लिए जो मूल किस्म में है उसमें पहले क्या आनुवंशिक विविधता होनी चाहिए, तभी आप उसमें विविधता का सुधार कर सकोगे। फिर सेकंड नंबर इसका दोष, विकसित किस्मों का अनुकूल है मूल किस्म की अपेक्षा कम हो सकता है। जो विकसित किस्में हैं जो वर्तमान में प्रचलित है उनका अनुकूल मतलब जो वातावरण में रहने के लिए उनको क्या क्या अनुकूलन चाहिए, कैसा वातावरण होना चाहिए, या क्या कौन सी उनको किस्मों के रूप में उगाना चाहिए, उनमें कितने उत्पादन होते हैं, वो अनुकूलन में आते हैं। तो विकसित जो किस्में उनका अनुकूलन कैसा
मूल किस्म की अपेक्षा कम हो जाता है। शुद्ध वंश क्रम से जो आप किस्म तैयार करोगे उसकी अनुकूलन क्षमता पहले वाली किस्म से कम हो जाती है, ये इसका दोष है, यानी उसमें अनुकूलन कम हो जाएगा। फिर अगला है इसका तीसरा दोष, जो समूह चयन की विधि है उसकी अपेक्षा इसमें क्या होता है, अधिक समय लगता है, श्रम भी अधिक लगता है और अधिक धन की आवश्यकता होती है। तो समूह चयन वाली विधि आपने पढ़ा था, कम श्रम की आवश्यकता होती है उसमें और उसे समय भी कम चाहिए होता है और आसानी से चयन कर सकते हैं। लेकिन जो शुद्ध वंशक्रम चयन है इसमें क्या कहते हैं, शुद्ध वंशक्रम विधि में समय भी अधिक लगता है और अधिक श्रम की आवश्यकता होती है और इसके साथ में धन की भी आवश्यकता होती है। तो ये इसके दोष थे। तो आपने इसे शुद्ध वंशक्रम के गुण और दोष को इस प्रकार नोट करना है। फिर अब आप नोट करेंगे जो शुद्ध वंशक्रम विधि है उसका रेखा चित्र। तो शुद्ध वंशक्रम विधि का रेखा चित्र बनाएंगे आप, कितने वर्षों में कंप्लीट होती है। इसका अपने रेखा चित्र द्वारा समझेंगे कि कितने वर्ष लगते हैं, इसमें क्या क्या क्रियाएं करनी चाहिए शुद्ध वंशक्रम में। तो सबसे पहले प्रथम वर्ष में क्या करते हैं, जो पुरानी किस्में होती है उनके 200 से 2000 उत्तम लक्षणों वाले पौधों को प्रथम वर्ष में क्या करते हैं, इस तरह से बीजों को एक समूह में उगा दिया जाता है। ये तो प्रथम वर्ष में कौन सी किस्में लेनी है, देसी या पुरानी किस्म। तो ये किस प्रकार की किस्म है, देसी या पुरानी किस्म है ये। फिर इसको दूसरे वर्ष में क्या करेंगे, द्वितीय वर्ष में जो किस्म को उगाया गया है उस किस्म की एकल पादप संततियां उगाते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, एकल पादप संततियां उगाते हैं। इस प्रकार से द्वितीय वर्ष में क्या करेंगे, एकल पादप संततियां उगाते हैं। साथ साथ में आप उधर नोट करते हैं ना कि इसमें क्या किया कि इधर अपने क्या कार्य किया। तो जो विविधतापूर्ण किस्म है, विविधतापूर्ण किस्म में से 200 से 2000 पौधों का चयन उत्तम गुणों के आधार पर किया जाता है। पादप की लंबाई, उनके बीज हैं, उनका आकार, रोग रोधिता, ये सारे गुण होते हैं। तो उसके आधार पर अपने इतने पौधों का चयन करेंगे। पादप की लंबाई, बीज का आकार है और रोग रोधिता है गुण वो, तो उसके आधार पर 200 से 2000 पौधों का चयन करते हैं। फिर इन बीजों को अलग अलग एकत्रित किए करते हैं। जो चयन किए बीज थे चयन कर लिया, फिर चयन किए बीजों को अलग अलग एकत्रित करते हैं। बीजों को अलग अलग एकत्रित करते हैं। अलग अलग एकत्रित करने के बाद में मतलब बीज के आकार के आधार पर अलग कर लिया, उनके लक्षणों के आधार पर बीजों को अलग अलग कर दिया। फिर उन्हें इस तरह से उगा दिया जाता है, पुरानी या देसी किस्म को। द्वितीय वर्ष में जो उगी हुई किस्म है उसके जो पौधे प्राप्त हुए हैं या बीज प्राप्त हुए हैं उन्हें अपने किस रूप में, एकल पादप संततियों के रूप में उगाना है। तो यहाँ नोट करेंगे
एकल पादप संधियां करते हैं। एकल पादप संधियों में क्या करेंगे, एक पौधे से जो बीज होते हैं प्राप्त उनकी अलग अलग कतारें, एक पौधे के बीजों की अलग कतारें फिर दूसरे के अलग, इसलिए एकल पादप संतति के रूप में उगाते हैं। फिर इन संततियों का क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। फिर संततियों का मूल्यांकन किया जाता है। क्या मूल्यांकन करते हैं, तो संततियों का मूल्यांकन द्वितीय वर्ष में करेंगे। फिर द्वितीय वर्ष में अगला क्या आपने नोट करना है, जो उत्तम लक्षणों वाले पौधे हैं, उत्तम लक्षण वाले पौधों के 10 से 50 संततियां लेनी है। कितनी, उत्तम लक्षणों वाले पौधों की, उत्तम लक्षणों वाले पौधों की कितनी, 10 से 50 संततियों को अगले वर्ष के परीक्षण के लिए लेते हैं। तो इस तरह से दूसरे वर्ष में क्या क्या क्रियाएं की थी, पहले एकल पादप संततियां उगाते हैं, उन संततियों का क्या करते हैं, मूल्यांकन किए जाते हैं। मूल्यांकन में जो पौधे रोग रोधी अंग का चयन किया जाता है बीज के आधार पर। फिर इसमें से कुछ उत्तम क्वालिटी के जो बीज होते हैं उनमें से 10 से 50 संततियां ली जाती है जो अगले वर्ष के परीक्षण के लिए उपयोगी होती हैं। फिर तीसरे वर्ष में क्या करते हैं, प्रारंभिक उपज परीक्षण करते हैं। तृतीय वर्ष में क्या करेंगे, अपने प्रारंभिक उपज परीक्षण में आपने इस तरह से बनाना है, तो यहाँ इसके सामने लिखेंगे आप प्रारंभिक उपज परीक्षण करते हैं। प्रारंभिक उपज परीक्षण करने के बाद में जो प्रचलित उन्नत किस्म है उसका मानक के रूप में उपयोग करते हैं। फिर इसके बाद में सेकंड क्या होगा, इसके बाद में अपने सेकंड लिखना है, प्रचलित जो इससे उन्नत किस्म प्राप्त होगी, उन्नत किस्म का मानक के रूप में उपयोग। तो ये मानक के रूप में उपयोग किया जाता है। फिर इसके बाद में चौथे वर्ष में क्या क्रियाएं की जाती है, चौथे से लेकर छठे वर्ष तक। फिर लिखेंगे आप चतुर्थ से छठे वर्ष तक क्या क्रियाएं होती है वो इसमें बताएगा। इसमें क्या करते हैं, समन्वित उपज परीक्षण किया जाता है। समन्वित उपज परीक्षण इस प्रकार से होगा, जो एकल पादप संततियां थी उनका उपज परीक्षण किया, उसके बाद में उपज परीक्षण में जो किस्में प्राप्त हुई उनका समन्वित उपज परीक्षण करते हैं। तो ये समन्वित उपज परीक्षण करते हैं, यहाँ नोट करेंगे उन्नत किस्मों का समन्वित उपज परीक्षण करते हैं। समन्वित उपज परीक्षण करते हैं। फिर सेकंड है, इसमें समन्वित उपज परीक्षण करने के बाद में रोग रोधिता और गुणवत्ता उसका परीक्षण करते हैं। रोग रोधिता व गुणवत्ता
जाते हैं और जो विमोचित किस्म है उसके बीजों का गुणन किया जाता है। विमोचित किस्म के बीजों का गुणन किया जाता है। तो इस तरह से 7 वर्षों में शुद्ध वंश क्रम चरण है वो कंप्लीट होता है। और फिर आगे अपने जो और इसके अलावा शुद्ध वंश क्रम चयन है या चयन समूह है चयन, उसमें आपने अंतर नोट करने। अंतर कैसे नोट करोगे? उसमें कौन से गुण थे और कौन से दोष थे उन्हें एक साइड में लिखना है और एक तरफ शुद्ध वंश क्रम चयन के गुण दोष लिखने हैं। तो दोनों में अंतर आपने नोट करने हैं सारणी बनाकर। तो इस आज अपने शुद्ध वंश क्रम वर्ण है इसे कंप्लीट किया है। तो आपने इसे अपनी कॉपी में नोटबुक में एक बार नोट्स के रूप में तैयार करके रिवाइज जरूर करना। अपने नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक है जो परपरागित फसलें हैं। ये सारी स्वपरागित फसलों की विधियां थी। फिर अपने परपरागित जो फसलें हैं उनके चयन की विधियां पढ़ेंगे। तो परपरागित फसलों के चयन की विधियों को अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे।